ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। अब इसके अंदर जाहिर बात है हमने पहले डिस्कस किया था, शुरू की क्लासेस में डिस्कस किया था कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने का मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोसेसेस एक साथ लोड होंगे। उसके मेन प्रोसेस को, कर्नल के मेन प्रोसेस को लोड किया जाता है और वो एक एक करके अपने दूसरे प्रोसेसेस को स्टार्ट करता रहता है। उसी उन्हीं मेन सर्विसेज में से, उन्हीं लीड सर्विसेज में से एक चीज थी सीपीयू शेड्यूलर, जिसका काम ये होता है कि वो प्रोसेसेस को जो है वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में लेके आए, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में लेके आए, वेटिंग से टर्मिनेटेड स्टेट में लेके आए, और रनिंग से टर्मिनेटेड में लेके आए, और वेटिंग से दोबारा रेडी में लेके आए। दूसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिस्पैचर। आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट टाइम वो रखा था कि हमने शेड्यूलर डिस्पैच के नाम से एक हमने बनाया था अपनी प्रोसेस स्टेट डायग्राम के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस को की बारी आई है कि वो जो है वो उसको प्रोसेसर मिले, उस प्रोसेस को उठा के शेड्यूलर जो है वो सिस्टम पे रख देता है। अब इसके अंदर दो तीन काम इसे करने होते हैं। एक काम इसे ये करना होता है कि इसे कॉन्टेक्स्ट स्विच करना होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब ये होता है कि आप जो है वो प्रोसेस P1 को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोसेस है P1 जिसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते करते आपको लगा कि यार अब जो है ना मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं जो हूँ वो इस प्रोसेस को मजीद सीपीयू पे रखूं, या ये कि मेरे पास और प्रोसेसेस भी हैं। मेरे पास एक प्रोसेस है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये प्रोसेस है P2, ठीक है, और एक और प्रोसेस है जो है प्रोसेस P3। अब तीनों प्रोसेसेस हैं जो रेडी स्टेट में मौजूद हैं और इनको हमें वक्त देना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रोसेस P1 ही उस तरह चलता रहे, P2 और P3 जो है वो उनको टाइम ही ना मिले। लाजमी बात है अगर ऐसा होगा तो फिर एक ही एप्लीकेशन चल रही होगी, बाकी दो एप्लीकेशन जो है वो चल ही नहीं रही होंगी, और एज ए यूजर आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि भाई ये तो कंप्यूटर ही अजीब सा है, मैं डबल क्लिक करता हूँ वो चलता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसे टाइम स्लाइस में डिवाइड करना पड़ता है। हमें जो सीपीयू का टाइम होता है उसे हम टाइम स्लाइस में डिवाइड कर देते हैं तो हमें थोड़ा सा आसानी रहती है। इसको हम कहते हैं गैंट चार्ट, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं गैंट चार्ट, ठीक है। अब ये गैंट चार्ट जब हम बनाएंगे तो अब हमें क्या करना होता है, हम कहते हैं कि भाई हम जो है वो 10 मिली सेकेंड हर प्रोसेस को देंगे मिसाल के तौर पे, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए काम। हमने क्या किया, हमने ये गैंट चार्ट में हर प्रोसेस के अंदर टाइम स्लाइसेस डिवाइड की और आराम से हमने जो है वो उसके अंदर प्रोसेसिंग कर ली। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि भाई पहले 10 मिली सेकेंड P1 रहेगा, ठीक है, दूसरे 10 मिली सेकेंड P2 रहेगा, तीसरे 10 मिली सेकेंड पे P3 रहेगा, चौथे 10 मिली सेकेंड पे दोबारा P1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आसान है, हम ये इसको लिख लेते हैं, ये यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये P1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा P2 और इसी तरीके से हमने P3 आ गया यहाँ पे, फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे दोबारा से P1 की बारी आ गई, और इसी तरह एंड सो ऑन हमारे पास ये चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एंड सो ऑन, यहाँ पे हम जो है वो तो हमारा ये गैंट चार्ट आगे चलता रहेगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया जीरो टाइम जीरो पे ये काम हो रहा है, ठीक है, और टाइम जीरो से स्टार्ट किया हमने, और यहाँ पे हमारे पास आ गया टाइम 10 है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया टाइम 20 है इसके शुरू में,
और इसी तरीके से हमारे पास टाइम 30 पे P1 दोबारा स्टार्ट हो गया और टाइम 40 पे फिर हमारे पास अगला टाइम स्लॉट शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है गैंट चार्ट आगे चलता चला जाएगा। तो अब इसके अंदर हमारे पास हमने ये काम तो कर लिया कि P1 चल रहा है टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम t इज इक्वल टू 10 तक, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम t इज इक्वल टू 10 तक T1 चल रहा है, P1 चल रहा है। उसके बाद हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 10 से लेके टाइम t इज इक्वल टू 20 तक P2 चलेगा। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि 10 मिली सेकेंड P3 को भी मिलेंगे और फिर दोबारा से P1 को मिलेंगे। अब इसके अंदर P1 और P2 के दरमियान में कॉन्टेक्स्ट को स्विच करना पड़ेगा। आपका प्रोसेस P1 प्रोसेसर के ऊपर मौजूद है, इसके अंदर P1 को प्रोसेसर के से हटाना पड़ेगा और P2 को प्रोसेसर के अंदर रखना पड़ेगा। दिस डज नॉट कम फ्री, ये फ्री में नहीं होता, इसके अंदर भी वक्त लगता है, इसके अंदर भी CPU के साइकिल्स लगते हैं। अब यहाँ पे ये जो गैंट चार्ट हमने बनाया है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताना भूल गए हैं। दिस गैंट चार्ट डज नॉट हैव context switching time. This is not showing context switching time. ये context switching time को शो नहीं कर रहा। तो इस गैंट चार्ट को हम दोबारा से बनाते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक अबाउट के कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कितना है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे प्रोसेसर के ऊपर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो है वो 5 मिली सेकेंड्स है, ठीक है। यानी कि 5 मिली सेकेंड्स लगते हैं कॉन्टेक्स्ट को स्विच करने में। प्रोसेस P1 चल रहा है, प्रोसेस P1 को हटाने में और प्रोसेस P2 को लोड करने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम प्रोसेस जो काम कर रहा है या डिस्पैचर जो हमारे पास है वो जो है वो उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। प्रोसेस P1 कंप्लीट हुआ, टाइम t इज इक्वल टू 10 पे, दिस इज यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा और फिर यहाँ पे हमारा प्रोसेस P2 स्टार्ट लेगा, ठीक है। तो ये बीच में हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है। तो यहाँ पे हमारे पास t इज इक्वल टू 15 पे P2 स्टार्ट होगा और t इज इक्वल टू 25 पे P2 खत्म होगा और सिमिलरली 5 मिली सेकेंड दोबारा से लगेंगे P2 से P3 में कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में, ठीक है। तो टाइम t इज इक्वल टू 30 के ऊपर जो है वो P3 स्टार्ट होगा और टाइम t इज इक्वल टू 40 के ऊपर P3 कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आप अगर नोट करें तो बहुत सिंपल सी चीज है। हमें पता है कि अगर पहले 40 मिली सेकेंड्स के अंदर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअल काम जो हुआ है सीपीयू के ऊपर वो 30 मिली सेकेंड्स में हुआ है, जबकि 5 और 10 मिली सेकेंड जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड में लगे हैं। चले जो हमने ऊपर बनाया था यानी कि P1 दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ था, तो वही चीज हम दोबारा से यहाँ पे रिक्रिएट कर लेते हैं और अगर उसको ऊपर वाले को इस वाले को दोबारा से रिक्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 45 पे हमारे पास P1 दोबारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। P1 जो है it has started again at time t is equal to 45, ठीक है, और टाइम t is equal to 55 पे ये खत्म हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हमने जिस तरह ऊपर लिखा था कि हमने यहाँ से प्रोसेसिंग आगे कंटिन्यू की। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड हमने नहीं रखा था, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड रखा है। तो हमारे पास एक्चुअल काम वही
10, 20, 30 एंड 40 मिली सेकेंड्स में हुआ है। आउट ऑफ द फर्स्ट 55 मिली सेकेंड्स 40 मिली सेकेंड में हमारा एक्चुअल काम हुआ है और 15 मिली सेकेंड्स का हमारे पास ओवरहेड है, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड अगर हम जो है वो इसको अगर हम देखें तो हमें जो है वो एक्चुअल काम का 55 मिली सेकेंड्स में से हमारे पास, तो परसेंटेज में अगर हम देखें तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड इज परसेंट। अभी 27.3% हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड है। हम इसको, इस चीज को हम जो है वो कोशिश करेंगे कि ये चीज मिनिमाइज हो। इसको हम जो है वो, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आपको, तो इसको हम चाहेंगे कि ये मिनिमाइज हो। ठीक हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो काम एक्चुअल जो हो रहा है, ज्यादातर टाइम एक्चुअल काम में लगे, ठीक है, और ये जो ओवरहेड है ये हमारे पास कम से कम आए। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा ना हो कि एक ही प्रोसेस जो है वो काम करता चला जाए और दूसरे प्रोसेसेस को जो है वो टाइम ही ना मिले। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेड ऑफ, ठीक है ना। ट्रेड ऑफ जो है वो हम इसी को कहते हैं। अब हमारे पास डिस्पैचर 3 फेजेस में काम करता है। एक चीज होती है कि हम डिस्पैचर जो है वो कॉन्टेक्स्ट को स्विच करता है, ठीक है, स्टेरिक स्विच कॉन्टेक्स्ट। दूसरा काम जो डिस्पैचर करता है वो ये करता है कि वो यूजर मोड में दोबारा चला जाता है। यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम मोड में है उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट को वो स्विच करेगा। यूजर मोड में कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो सकता। दोबारा अगेन रिपीट, लेट मी रिपीट, a context cannot be switched in user mode. Dispatcher has to be in system mode to switch the context. उसको इजाजत नहीं है कि किसी प्रोसेस को प्रोसेसर से उठा के रेडी क्यू में रख दे और दूसरे प्रोसेस को उठा के प्रोसेसर पे रख दे, अनलेस से कि उसके पास सिस्टम राइट्स हों। अगर ऐसा नहीं होगा, इफ दिस डज नॉट हैपन, then we will have many security issues. तो पहले तो वो कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर देता है, फिर वो यूजर मोड में चला जाता है, प्रोसेसर को, सिस्टम को ले जाता है यूजर मोड में, और फिर जाहिर बात है जब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो चुका है, अब P2 को एग्जीक्यूट होना है, तो स्केड्यूलर यहाँ बीच में अभी काम कर रहा है, तो P2 को वो सिस्टम पे ला चुका है, लेकिन P2 को अभी उसने चलाया नहीं है। तो जब P2 को चलाएगा तो उसके लिए वो तीसरा काम ये करेगा कि वो जंप करेगा टू द प्रॉपर स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट इन P2 इन दिस केस, ठीक है। यानी कि वो तीसरा काम ये करेगा, जब यूजर मोड में आ जाएगा तो उसके बाद जो प्रॉपर स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो P2 की है वहां पे वो जंप कर जाएगा और फिर P2 को हवाले कर देगा प्रोसेसर। और जब तक कि P2 की बारी कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी 10 सेकंड पूरे नहीं हो जाते, वो कुछ नहीं करेगा। जब 10 सेकंड पूरे होंगे, P2 का टाइम इलैप्स हो जाएगा, तो फिर वो दोबारा से कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा बिटवीन P2 एंड P3। सो ये एक्सप्लेनेशन थी डिस्पैचर की। अब ये CPU शेड्यूलर हमने समझ में आ गया, हमें डिस्पैचर समझ में आ गया। In the next video we are going to discuss scheduling criteria.